चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 के इस रिवीजन में हम सबसे पहली जो चीज देखेंगे वो रिड्यूस कोर्स है हमारा चैप्टर नंबर 3 का, कि हमारे पास रिड्यूस कोर्स में पहली बात है क्या क्या चीजें। पहले तो हम ये चीजें समझ लेते हैं, जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि रिड्यूस कोर्स में हमारे पास क्या क्या है तब तक आगे चलना जरा सा मुश्किल है। ठीक है, तो मेरे पास बुक, हमारे नोट्स कोचिंग के और रिड्यूस सिलेबस मौजूद है। मैं बारी बारी एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलता हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे कह रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के हवाले से कह रहे हैं कि रिड्यूस कोर्स में जो सबसे पहली चीज मुझे नजर आ रही है 3.1 इंट्रोडक्शन। अब जरा देखें सबसे पहले बुक में जाके कि 3.1 में इंट्रोडक्शन में है क्या चीज। देखिए, इंट्रोडक्शन में बेटा आपको ये बताया गया है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक में, पहली बात ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। तो इंट्रोडक्शन में आपको एस ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये ग्रुप 1 की और ये ग्रुप 2 की, मतलब NS1 और NS2, ठीक है, ये बताया गया। और इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के सिंबल्स, नेम्स और एटॉमिक नंबर्स बताए गए इंट्रोडक्शन में। इससे मुझे एक बात का अंदाजा ये हो रहा है कि मुझे इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के नेम सीक्वेंशियली सिंबल्स के साथ याद होने चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसके बाद आता है फ्रेंशियम, फिर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके बाद आता है रेडियम। अच्छा सर, ये यहाँ पर फ्रेंशियम 1 में से गायब है और बेरियम ग्रुप 2 में से रेडियम गायब है, क्यों? उसकी वजह यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखो, जरा ध्यान से पढ़ना इस चीज को। द एलिमेंट्स फ्रेंशियम एंड रेडियम आर रेडियोएक्टिव एंड हैव बीन omitted from respective groups. The 1A group elements are called as alkali metals because they form soluble hydroxide which are alkaline, while group 2A are called as alkaline earth metal. The hydroxides are also alkaline but they are sparingly soluble in water. These metals exist as their oxides in the earth. ये तो खैर एक हमारी बात हो गई। रेडियो एक्टिव होने की वजह से सर हमने इनको क्यों अलग कर दिया, सवाल ये है। मतलब रेडियो एक्टिव है सर, ठीक है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनको ग्रुप से क्यों अलग किया गया? क्योंकि बेटा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के लिहाज से प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फर्क होता है। मतलब एग्जैक्टली वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो नहीं कर रहे होते जैसे बाकी एलिमेंट्स कर रहे हैं। उनके कंपाउंड्स वैसे नहीं होते, उनकी कंपाउंड्स का बिहेवियर वैसा नहीं होता, स्टेबिलिटी वैसी नहीं होती, बिकॉज वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट वो कंटिन्यूसली डिग्रेडेशन की तरफ होते हैं, रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव रेज, और वो डिग्रेडेशन की तरफ होते हैं। तो डिग्रेडेशन जो चीज कर रही है, डिग्रेड जो चीज हो रही है, टूट जो रही है चीज, वो कभी भी स्टेबल तो नहीं हो सकती ना बेटा। इस वजह से इनको हम ग्रुप में रखते जरूर हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज वगैरह के रिस्पेक्ट से बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे होते। सही, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए इनको यहां पर रखा नहीं गया, वरना हैं ये इसी ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। अब यहां पर आप इनको पढ़ते जाएंगे तो बस इनके बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई हैं इंट्रोडक्शन में, कि इनके ऊपर चार्ज +1 होता है ग्रुप 1 पे, ग्रुप 2 पे चार्ज +2 होता है, इस तरीके की कुछ बातें लिखी हुई हैं, और ऐसा कोई खास बात नहीं लिखी हुई। अच्छा, अब हम अगर अपने चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं नोट्स में, तो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज मतलब ग्रुप हमारे पास जो किस तरीके से हमारे हमारे नोट्स में सीक्वेंस इसकी किस तरीके से, साथ साथ नोट्स को भी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वो डायरेक्ट डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज से शुरू हुआ है, तो बात यहाँ पर भी देखो उसी तरीके से की गई है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन में तो वही चीज आ गई, सही है। अच्छा, अब उसके बाद ग्रुप ट्रेंड्स इन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बुक में ग्रुप ट्रेंड्स पर आ जाइए, ये रहे। अब ग्रुप ट्रेंड कौन कौन से हैं जो आपके कोर्स में, देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रेडियाई, अच्छा एटम्स ऑफ एटम्स कैटाइंस, मतलब एटॉमिक रेडियाई, कैटाइनिक रेडियाई, एनायनिक रेडियाई, सबके सब शामिल होगा इसमें, सही है। और हाइड्रेशन, मतलब जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला टॉपिक था वो आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स,
बस ठीक है भाई। अब हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक, सॉरी ग्रुप ट्रेंड का टॉपिक है, उसमें ये चीज है। अब अगर आपके नोट्स में फॉर एग्जांपल इनके अलावा कोई और बात लिखी है तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लिखी है तो आपने कंसीडर करना है। अब देखो बारी बारी इसमें से हम एक एक करके हमारे ग्रुप ट्रेंड्स को अगर हम देखते जाएं, सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियाई। अब ग्रुप ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घटता है। तो इसका ये मतलब होता है कि ग्रुप वन का जो एटॉमिक साइज होगा वो ग्रेटर होगा ग्रुप टू से। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ओके ठीक है जी, तो ग्रुप वन का साइज बड़ा होगा भाई ग्रुप टू के मुकाबले में। अच्छा, साइज क्यों बढ़ता है सर, डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है और अलोंग द पीरियड साइज क्यों कम होता है? तो अगर इनकी डीप रीजन की तरफ जाएं तो डाउन द ग्रुप जैसे ही हम नीचे आते हैं वहां पर दरअसल जो एटम का शेल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एटम के शेल के इंक्रीज होने की वजह से आपके पास एटॉमिक साइज बढ़ता है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ अलोंग द पीरियड आगे जाते हैं, शेल नंबर वही रहता है, लेकिन आपके पास शेल नंबर वही रहता है, लेकिन चेंज क्या हो जाता है? चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा तेजी से चलूंगा बेटा, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना चैप्टर थोड़े से लेंदी होते जा रहे हैं, तो फिर टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। देखिए, अब एटॉमिक साइज की बात करें तो मैं दो बातें कहता हूं कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, हर प्रॉपर्टी को हम इसी हिसाब से जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है। अच्छा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? एडिशन ऑफ वन शेल, जैसे जैसे नीचे आते जाते हो शेल की तादाद बढ़ती चली जाती है, इस वजह से एटम का जो साइज है वो बड़ा होता चला जाता है। और अलोंग द पीरियड डिक्रीज क्यों होता है? सेम शेल, शेल सेम रहता है बट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। सेम शेल रहता है और न्यूक्लियर चार्ज आपके पास बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देखो लिथियम ग्रुप वन का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम ग्रुप 4 का एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसी तरीके से सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर मैं एटम ड्रॉ करूं लिथियम का, तो ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, ये आ गया लिथियम का साइज। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आ जाओ सोडियम पे, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे आप नीचे आए, लिथियम के बाद अगला एलिमेंट सोडियम होता है, वैसे ही क्या हुआ, शेल 2 से बढ़कर कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऑटोमेटिकली 2 शेल की जगह कम होगी बेटा और 3 शेल की जगह ज्यादा होगी। इस वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। अलोंग द पीरियड कम क्यों होता है? इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं और शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इधर 2 इधर। इसी तरीके से दो दो शेल्स हैं, इधर भी 2 शेल्स हैं। इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 2 होते हैं। अब देखो फर्क क्या है, इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं। अलोंग द पीरियड साइज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं और इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं। अब देखो 3 प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और 4 प्रोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, आप बताइए कौन सी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, 3 की या 4 की? 4 की। जब 4 की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो शेल्स इसके मुकाबले में, इस वाले लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम में थोड़ा करीब आ जाएंगे।
सेम इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन होते हैं, इधर 12 प्रोटॉन होते हैं। तो शेल तो उतने ही रहे, लेकिन थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, सुकड़ के करीब हो जाना, थोड़ा सुकड़ गए वो, ये हुआ। बात समझ में आई ये वाली बात सबको? सर लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और बेरिलियम में 4 4 को खींच रहे हैं, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? तो बेटा इसको आप अट्रैक्शन की निस्बत से अभी आप पढ़ रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बेसिस पे नहीं पढ़ रहे। वो जो कैंसिलिंग का इफेक्ट है, वो जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की हम बात कर रहे होते हैं, वो उस वक्त तो, या मैथमेटिकल न्यूट्रलिटी की, उस वक्त तो अप्लाई होता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे होते हैं तो वो अट्रैक्शन पे बात होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल किसी का? सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी बेटा पूछिए। सर जो हमारा वो है मॉडल पेपर, उसमें साइंटिफिक रीजन गिवन नहीं है, तो हमें वो याद करने होंगे या नहीं? मॉडल पेपर में साइंटिफिक रीजन गिवन नहीं है। जी बेटा सर। साइंटिफिक रीजन मॉडल पेपर में ना आने की वजह, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि साइंटिफिक रीजन अगर मॉडल पेपर में नहीं है तो वो कोर्स का भी हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब माइट भी हो सकता है मॉडल पेपर में क्वेश्चन ना दिया हो बट वो आ जाए। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, इतने काउंटिंग्स होंगी। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आएंगे। ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा ओके, आगे चलते हैं फिर। दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास नंबर 2, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी हम वही दो बातें करेंगे बेटा, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। अच्छा, डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड आईपी इंक्रीज होती है। रीजन, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ता है भैया इस वजह से। अब एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है वो ऊपर बता दिया है। और रीजन, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज along with इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एक तो एटॉमिक साइज कम होता है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो इस वजह से इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, आईपी डिक्रीज होना यानी आईपी का कम होना, बल्कि इसको मैं डिक्रीज नहीं लिखता, इसको लिखता हूं आईपी का लो होना और आईपी का हाई होना। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बेटा आईपी का लो होने का मतलब है इज टू लॉस टू लूज इलेक्ट्रॉन, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और हाई आईपी का मतलब है डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज करेगा। अच्छा, जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हाईली रिएक्टिव भी होगा, और ये जितना मतलब आईपी हाई होती जाएगी तो वो आपकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता जाएगा, लो रिएक्टिविटी। ठीक है भाई, अब ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड दोनों में बढ़ता है ना? जी बढ़ता है, ऐसा ही है। ओके। तो क्या बेटे? सर आपने आईपी वाले सेकंड वाले उसमें रीजन लिखा है ना कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो दोनों में हो रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो अब इसको थोड़ा सा अ, तुम्हारी वजह से हम टर्म्स को थोड़ा सा और मुश्किल बना देते हैं। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब सही है भाई? है। जी सर। असल में भाई हुआ ये कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड दोनों में एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेकिन असल बात यह है कि जब डाउन द ग्रुप आप नीचे आते हो तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ शेल का साइज, मतलब शेल भी बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में जो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का डिस्टेंस है वो भी तो बढ़ रहा है ना, तो इफेक्ट नहीं रहता कुछ।
लेकिन अलोंग द पीरियड शेल वही रहता है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्ट रहता है। समझ गए? जी। अच्छा जी, अब आईपी के बाद आ जाते हैं नंबर 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच सकता है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कैसे की तफसील में नहीं जा रहा, ठीक है? फिल वक्त अब हम अपने ट्रेंड पर आते हैं, जो चीज असल में हमें समझनी है। डाउन द ग्रुप, और अलोंग द पीरियड, क्या ख्याल है आप लोगों का? डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी। वेरी गुड। डिक्रीज, इंक्रीज, क्यों? रीजन तो बताओ। इसमें भी एटॉमिक साइज बढ़ता है। बिल्कुल, एटॉमिक साइज का फैक्टर आप अप्लाई कर दें, क्योंकि देखो एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन होगी वो कमजोर होगी। जब वो आखिरी शेल की तरफ की अट्रैक्शन कमजोर होगी तो किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज्यादा ताकत से नहीं खींच सकता ना। तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। यहां पे अगर पूछे कोई तो इसी का उल्टा कर दो बेटा, डिक्रीज इन। एटॉमिक साइज। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये दोनों चीजें ना एक दूसरे का वाइस वर्सा होती हैं। मैं वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं है आपके पास, लेकिन मैं क्योंकि इसके साथ ही एसोसिएटेड है ना, तो जस्ट समझ लो, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब इसको अगर देखा जाए डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, तो ये आपके पास रिवर्स केस है ना। अगर ये इधर डिक्रीज हो रहा है तो ये इधर इंक्रीज, ये अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो ये इधर डिक्रीज। अब इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, रीजन वही रहेंगे। या इसके साथ आप एक और चीज एसोसिएट कर सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ओनली, के लो आईपी और हाई आईपी, मतलब आप इन दोनों को भी एसोसिएट कर सकते हो इसके साथ। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमूमी तौर पर नॉन मेटल्स की होती है, नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है और मेटल्स की कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नॉन मेटल्स की कम होती है और मेटल्स की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आज मुझे एक बात पता चल गई हमेशा के लिए कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना या अट्रैक्ट करना जानते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। सही है, यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स जो है हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टर्स नहीं होते अमूमी तौर पे, नॉट ऑल बट अमूमी तौर पे। इस पूरी बात में कोई सवाल या कंफ्यूजन बेटा किसी को? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर जब नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं, जी तो अगर किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो करंट की सूरत में, तो फिर नॉन मेटल्स में से क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाते? बेटा नॉन मेटल्स में से ट्रांसफर होना एक अलग बात है और नॉन मेटल्स में रुकना एक अलग बात है।
दे कैन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन बट दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चे तो करते हैं। करंट पास करने के लिए करंट, अगर मतलब एक वो बात है ना, एक हाथ दो तो एक हाथ लो वाला हिसाब है। ये एक हाथ लो तो रहे हैं, एक हाथ दो, सॉरी, एक हाथ ले तो रहे हैं लेकिन एक हाथ दे नहीं रहे। ठीक है भाई, हजम हुई? जी। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन या सिर्फ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन क्या होता है? बेटा मैंने कोई गंदी बात या कोई गाली वाली नहीं पूछी है, मैंने केमिस्ट्री का एक सवाल किया। वाटर फॉर्मेशन। वाटर फॉर्मेशन नहीं, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनी अदर, एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्ट और एनी अदर मॉलिक्यूल। जैसे आप देखते हो MgSO4.7H2O लिखा है, CuSO4.5H2O लिखा है। अब ये जो वाटर जुड़े हुए हैं ना, इनको कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है हाइड्रेशन दरअसल, किसी वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ जाना किसी कंपाउंड के साथ, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। समझ में आई बात? ये है हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रेशन, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रेट होता है तो हीट इवॉल्व भी होती है। ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रेट होगा तो हीट इवॉल्व होगी। अच्छा, इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है, टेक्निकल है बड़ी बात, जरा ध्यान से सुनना। इसका ये मतलब होता है कि अगर पानी में से हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब पानी ठंडा हो रहा है। मेरी वो बनाओ ना। निमरा बेटा माइक बंद करो। सही है भाई, सुनो, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब पानी ठंडा हो रहा है बेटा। पानी ठंडा होने का, जैसे अगर आप लोगों ने कभी इस चीज के ऊपर पता नहीं गौर किया हो कि नहीं किया हो, अगर नहीं किया तो आज करके देखना। अपने घर में एक गिलास पानी लेना, उस एक गिलास पानी का थर्मोमीटर, उसमें टेम्परेचर डाल के थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट कर लेना। उसके बाद उसमें घर का जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है वो ऐड करना, उसे डिसॉल्व करना, देखना पानी ठंडा हो जाएगा। कौन सा सॉल्ट? घर में इस्तेमाल होने वाला कॉमन सॉल्ट बेटा, आम इस्तेमाल होने वाला नमक जो होता है। गर्म पानी में? हाँ, गर्म पानी में। मतलब गर्म से मुराद पानी को चूल्हे पे खौला के वैसा वाला गर्म नहीं, मतलब नॉर्मल टैप वाटर ले लो, उसका हाँ वही। टेम्परेचर नोट कर लो और उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड करो, सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके बाद उसका टेम्परेचर नोट करो, तो आपको फील होगा कि वो पानी ठंडा हो गया। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन का अमल वहां हो रहा होता है तो हीट इवॉल्व हो जाती है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये चीज, इसको ऐसे आप लिंक कर सकते हो। ठीक है जी। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, क्या कहते हैं भाई? डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इंक्रीज। ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। along the period increase। वजह? सर क्योंकि डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि डिक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी, और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी। अब सवाल यह है कि सर ये चार्ज डेंसिटी कौन सी बला है? बेटा डेंसिटी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और अब तो बुढ़ापा आने को है, तो अभी भी अगर डेंसिटी याद नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं तो गलती हो रही है। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा,
यानी कि अगर कोई चीज वॉल्यूम से डिवाइड हो रही होगी तो वो उस चीज की डेंसिटी हो सकती है। अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं तो वो सब्सटेंस की नॉर्मल डेंसिटी जिसे आप कहते हो वो है। और अगर मैं किसी सब्सटेंस के चार्ज को उसके एटॉमिक मतलब उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं तो दैट कैन बी रेफर एज चार्ज डेंसिटी। अब डाउन द ग्रुप आने पे चार्ज डेंसिटी कम कैसे होती है और अलोंग द पीरियड जाने पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा कैसे होती है? अब चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कैसे बना वो तो मैंने समझा दिया। अब चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एटम, उस एटम की वैलेंसी डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। अब देखो, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो लिथियम पे चार्ज +1 वैलेंसी +1, सोडियम पे चार्ज +1 वैलेंसी +1, पोटेशियम पे भी +1, रुबीडियम पे भी +1, सीजियम पे भी +1, फ्रेंशियम पे भी +1, सब पे +1 आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं +1 को मिसाल के तौर पे 1 को 2 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 0.5, लेकिन अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.25 आएगा। छोटा हो गया आंसर। यानी कि चार्ज डेंसिटी का आंसर छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। चार्ज तो सबका एक जैसा ही रहता है। बात समझ में आई? जी सर। तो ये चीज है। अच्छा, अब एक रीजन आपके पास आता है पेपर में कि वाई लिथियम आयन इज मोस्ट रेडिली हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू सीजियम आयन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और सीजियम की चार्ज डेंसिटी कम होती है। अब हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है। चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कम हुई तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो गई, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गई। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है? हाइड्रेशन इजीली हो गई। यानी कि अगर मिसाल लो, अब मिसाल से समझो, अगर मैं पानी में लिथियम क्लोराइड डालूंगा और एक पानी में सीजियम क्लोराइड डालूंगा तो लिथियम क्लोराइड का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा, सीजियम क्लोराइड के का टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा। अब देखो कितने टेक्निकल एमसीक्यूज और कितने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज यहां पर बन सकते हैं। मतलब अभी तक के टॉपिक में कितने छोटे छोटे एमसीक्यूज में एक एक डेफिनेशन के अंदर बताता हुआ जा रहा हूं तुम लोगों को। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये सिर्फ मैं इंटर के लिए नहीं बता रहा, ये आप लोगों के एप्टीट्यूड में भी काम आएंगे। तो इनको ध्यान से समझो, नोट करो। इसीलिए मैंने जो पीडीएफ आपकी एक अलग से रिवीजन की बना दी है, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आपको हेल्प करेगी। एमसीक्यू में छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे। और यकीन करो जो आप लोगों को मुश्किल एमसीक्यूज लगते हैं ना, थोड़े आप बोलते हो ना कि सर पता नहीं कितना मुश्किल पेपर बना दिया, कितने मुश्किल एमसीक्यूज दे दिए, वो असल में मुश्किल नहीं होते। वो ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, जो हम आपको दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। आप इसे अगर प्रॉपरली अपने पास नोट करो और नोट करके याद कर लो तो आपको ये चीजें कभी मुश्किल ना लगे। ठीक है भाई? अब मंजन पानी तो खैर चलता रहेगा, आगे चल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितने हो गए वैसे हमारे पास? नंबर मैं भूल गया, 5। 6 देख लीजिए। 6 है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन when immersed
in its salt solution। किसी भी एलिमेंट की वो सलाहियत कि जब उसे उसी के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सर ये सिर्फ मेटल्स पे एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, नॉन मेटल्स पे भी एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन नॉन मेटल्स आर टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल लूज करना चाहते हैं, नॉन मेटल जो है वो गेन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज में इस तरीके से फर्क आ जाता है बस। ठीक है, आगे चलूं? जी। अच्छा, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड इसमें बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ डाउन द ग्रुप बात होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इंक्रीज करता है। इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, ईपी लिखूंगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लगेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। अब इंक्रीज करने की वजह यही है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। अब पहली वजह क्या हो सकती है इसकी? पहली वजह हो सकती है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और डिक्रीज इन आईपी। ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और चौथी और आखिरी बात नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ease to lose electrons। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ईज टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सर है -2 और एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -1.9, अब बताइए कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा? इनको अगर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सर्किट में लगाया है तो बेटा ये लूज करेगा, ठीक है, और ये गेन करेगा। अब आप बोलो सर ये कैसे मुमकिन है, दोनों नेगेटिव हैं। बेटा दोनों नेगेटिव हैं, बट ये मोर नेगेटिव है। तो अगर ये मोर नेगेटिव है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके मुकाबले में ये पॉजिटिव हुआ। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जो नेगेटिव होगा वो लूज करेगा, जो पॉजिटिव होगा वो गेन करेगा। और ये बात पूरी की पूरी कंपैरेटिव बात है। नेगेटिव किसी से तो कंपैरिजन में होगा ना भाई। कोई भी चीज जो नेगेटिव है बेटा वो किसी के कंपैरिजन में नेगेटिव है। कोई भी चीज जो पॉजिटिव हो किसी के कंपैरिजन में पॉजिटिव है। इट सेल्फ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई सवाल? नो सर। चलिए ठीक है फिर। नमाज के लिए मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि नमाज पढ़नी है। बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। आज की बात यहीं पर तमाम कर रहा हूँ। और जो भी अभी नमाज पढ़ने जा रहा है, आप तमाम से गुजारिश है कि एक जगह इंटरव्यू दिया है, दुआ कीजिए कि वहाँ पे कामयाबी मिले। क्योंकि कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स की दुआएं जो है वो टीचर्स को ज़रा जल्दी लग जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं जल्दी लगती हैं। तो अम्मा अब्बा तो कर ही रहे हैं दुआएं, लेकिन शायद मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टूडेंट्स दुआ करते हैं तो टीचर के हक में बेहतर होता है। तो दुआ कीजिएगा कि एक जगह इंटरव्यू दिया है, उसके लिए कोई बेहतर नवीद मुझे मिल जाए कल तक। बाकी बात आपसे इंशाल्लाह कल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।